नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। सतना सांसद थप्पड़ कांड में आया नया मोड़, पीड़ित ने एसपी कार्यालय पहुंचकर सख्त कार्रवाई कराने की मांग। छात्र संघ चुनाव को लेकर एक बार फिर मांग तेज, एनएसयूआई ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। रायपुर करचुलियान बीएलओ और सुपरवाइजर 8,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप, और एसआईआर को लेकर फैली भ्रम की स्थिति, कलेक्टर ने मीडिया के माध्यम से दी जानकारी। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। कुशवाहा समाज द्वारा आज सतना सांसद गणेश सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। 31 अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती अवसर पर सतना नगर पालिक निगम के विद्युत शाखा में कार्यरत गणेश कुशवाहा के ऊपर सांसद गणेश सिंह द्वारा थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल हुआ था। उस समय सांसद सतना के अलावा राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी, भाजपा जिलाध्यक्ष भगवती पांडे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा में माल्यार्पण के लिए चढ़े, लेकिन मशीन की क्षमता से अधिक लोगों के चढ़े होने के कारण मशीन ने झटका दिया, जिसके बाद सांसद गणेश सिंह ने थप्पड़ मारा और नौकरी से निकालने व जान से मारने की धमकी भी दी। वीडियो वायरल होने के बाद शाम 5 बजे कुछ अनजान लोगों ने गणेश को उठाया और मैहर बाईपास ले जाकर जबरन वीडियो बनवाया और सोशल मीडिया में पोस्ट करवा दिया। ये जानकारी पत्र के माध्यम से आज कुशवाहा समाज ने दी। इसके बाद आज कुशवाहा समाज के बैनर तले कर्मचारी गणेश कुशवाहा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और सांसद गणेश सिंह के ऊपर सख्त कार्रवाई की मांग की है। आप खुद सुनिए क्या कहना है ज्ञापन सौंपने आए कुशवाहा समाज के लोगों का। उनके साथ दोबारा हाथापाई की, नीचे भीड़ में ले जाकर और डरा धमका के उनसे एक वीडियो बनाया गया कि ऐसा कोई मामला नहीं है, भाई कोई भी अकेले धमकी उसको डरा धमका के ले लिया गया है। जब हम लोगों ने एफआईआर की मांग की तो भाई वहाँ प्रशासन कह रहा कि हम जांच करेंगे। भाई ये फुटेज है, सुरक्षा के लिए भाई प्रशासन बोलता है कि आप सीसीटीवी लगवाइए, फुटेज रखिए कि आपको गवाही की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सबसे बड़ा सबूत होता है। भाई ये फुटेज होने के बावजूद भी एक सांसद के ऊपर कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आम आदमी कैसे आश्वस्त कर पाएगा प्रशासन कि हम उनके लिए न्याय करेंगे या उनको सुरक्षा प्रदान करेंगे। तो आज हम लोग उसी न्याय के लिए यहाँ मांग करने आए हैं कि आईजी महोदय जल्द से जल्द आदेश करें कि सांसद जी के प्रति भाई कार्रवाई हो, एफआईआर लिखी जाए, नहीं तो फिर हम लोग भाई एडिशनल से हुई, एडिशनल ने वही कहा कि हम 10 दिन में देंगे, 20 दिन। अरे जब फुटेज होती है, अब आप लोगों के साथ ये फुटेज है, यहाँ पे कोई अनहोनी हो जाए तो आप फुटेज के आधार पे हम लोगों को आरोपी बना देंगे, तत्काल गिरफ्तारी कर देंगे। जब एक वो सांसद है, जनप्रतिनिधि है, सांसद है, भाई गरिमा में रहना चाहिए। किसी भी एक गरीब या कर्मचारी के ऊपर हाथ उठाना सार्वजनिक रूप में कहीं ना कहीं एक अपराध है उन्होंने किया। भाई मशीन ऑपरेटर है, जहां एक जन लाइट की, आप जानते हैं नगर निगम की गाड़ियां कितनी मजबूत होती हैं, हाइड्रोलिक गाड़ियां हैं, उनमें एक आदमी की चढ़ने की कैपेसिटी होती है, वहाँ 4 चढ़ेंगे तो भाई उसकी हाइड्रोलिक की कैपेसिटी में थोड़ा दिक्कत होगी, झटके लेगी उठने में बैठने में। तो उसमें उन्होंने खिसिया के गुस्से में उनके ऊपर हाथ उठाया। ये कहीं ना कहीं उचित नहीं कि उनके ऊपर कार्रवाई हो, जो भी उचित कार्रवाई हो, एफआईआर लिखी जाए उनके ऊपर, क्योंकि एक सरकारी कर्मचारी, भाई सरकारी कर्मचारी कोई ऐसे किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि हाथ उठा दे। आज सांसद ने उठाया तो कल कोई भी उठा सकता है, चाहे पुलिस वाले हो, कोई भी हो, सरकारी कर्मचारी तो कोई भी उठा दे हाथ। इस तरह से तो छूट दी जा रही सभी को। कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर प्रशासन फिर हम लोग के सामने नहीं आएगा। फिर हम लोग जो उचित होगा, जिस तरह से न्याय लेते बनेगा, हम लोग ले लेंगे। जब प्रशासन या पुलिस कोई भी हम लोग के सामने न आए। और कई मामले यहाँ रीवा में बताए जा रहे हैं, हत्या हो रही है, आरोपी घूम रहा है, पुलिस कह रही है कि हमको दिख नहीं रहा है। अगर जो पुलिस अंधी हो गई है, नहीं दिख रहा अपराधी, तो पुलिस बोल दे कि हमको नहीं दिख रहा है, तो हमारे लोग उस अपराधी को ढूंढ लेंगे, घसीट के ले जाके थाने में रख देंगे। इसके अलावा 2 अन्य मामलों में भी कुशवाहा समाज ने ज्ञापन सौंपा है, जिसमें सतना बाबूपुर के रहने वाली एक मां ने अपनी बेटी के साथ हुई मारपीट को लेकर ज्ञापन सौंपा है। क्या कहना है रुखसाना का, सुनिए। सतना बाबूपुर, मेरी लड़की दोनों बाजार जा रही थी, मार्केट है, तो रास्ते में ही पाल समाज के लड़का दारू पिए बैठे थे, तो इसकी गाड़ी पकड़ के रोकते थे, गाली देते थे और मारने को दौड़ते थे। छोटा लड़का भी था साथ में।
फिर मेरी लड़की लौट आई बाज़ार से, नहीं गई है और रोने लगी। तो मैं पूछी ना क्यों रोती हो, तो वो बोलती कि ये रास्ते में हमको गाली दिए, मारने को दौड़ते रहे हैं। तो हम वापस आ गए। तो हम उसकी लड़की, अपनी लड़की को चुप करा के लेके उसके घर गए, पाल समाज के ही घर गए। तो उसकी मम्मी से बोले कि तुम्हारे लड़के बताओ रास्ते में दारू पीकर हमारी लड़की को इस तरह बोलते हैं, गाली देते हैं, मारने को बोलते हैं। तो उसकी मम्मी बोली कि हमारा लड़का आएगा तो हम बताएंगे। तो उसकी लड़का उस दिन चला गया, तो वहाँ अपने मौसे के यहाँ कहीं चला गया, तो उस दिन नहीं आया। फिर दूसरे दिन आया तो बोला कि हमारे घर तुम कुरान देने गई हो, हम तुमको मारेंगे अंदर घुस के। फिर अपने बाप को बुला लाया शाम को 6 बजे, 7 बजे 7 बजे के अंदर। तो मारे पीटे हम लोग, 3 हमारी बहू थी, हम लड़की थी, तीनों लोग डंडा ले आके मारे पीटे हैं। और जसवाल लोग भी आके शामिल होके मारे पीटे, वीडियो भी बनी है। कुछ कार्रवाई नहीं हुई। बाबूपुर में हुई है, अनुकुलगामा थाना में हुई, गए सगलियर, कोई सुनवाई नहीं हुई है हमारी। अभी आप यहाँ जो आईजी ऑफिस आई हैं, क्या मांग करते हैं? इसीलिए हमारी रिपोर्ट कहीं नहीं हुई, हमारी कार्रवाई नहीं हुई। हमारी बहू के पेट में लात मारे, लात घूसा सब मारे, दुकान के सामान भी लूटे। वीडियो भी रिकॉर्ड मिला आपको यहाँ से? यहाँ की हमारी कार्रवाई होगी, मतलब ये बोले यहाँ से कि हमारी कार्रवाई होगी। ठीक है सर। वो धमकी देते। वहीं एक अन्य मामले में हनुमना से आए पीड़ितों ने हत्या के मामले को लेकर ज्ञापन सौंपा है। क्या कहना है पीड़ित परिवार का, आप खुद सुनिए। देने आए। रीवा में कई घटनाएं हुई हैं, कुशवाहा समाज में, अभी हनुमाना थाना के अंतर्गत कोन गांव में मार के इतना मारे कि वो हॉस्पिटल में दूसरे दिन दम तोड़ दिया। और वहां पर 302 की धारा, जो हत्या की धारा है, वो नहीं बढ़ी। कौन लोग थे मारपीट करने वाले? वो पाठक परिवार के लोग हैं, कोन गांव के ही, और सरहंग किस्म के लोग हैं। उस परिवार से पुलिस ऑफिसर भी हैं, टीआई थानेदार भी हैं। ये पदस्थ हैं, सिंगरौली जिले में पदस्थ हैं। और जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो हम लोग आईजी साहब को ज्ञापन दिया था और डेड बॉडी ले जा करके थाना का घेराव किया था। और वहाँ आश्वासन देने पर हम लोग डेड बॉडी को 10 बजे रात गांव पहुंचा दिया है। और उनके आश्वासन में कि हम रात भर में हत्यारों को पकड़ लेंगे। लेकिन ये बताया गया कि 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया हूँ, 4 लोग अभी बाकी हैं, उनको हम रात भर में गिरफ्तार कर लेंगे। हमने अधिकारियों से कहा था कि जब तक आप गिरफ्तार नहीं करेंगे तो हम डेड बॉडी नहीं जलाएंगे। तो वहाँ पुलिस छावनी बना दिया, 144 धारा लागू करा दिया और पुलिस के साए में डेड बॉडी जला दिया गया। आज तक हत्यारे नहीं पकड़े गए, खुलेआम भाग रहे हैं, महीना भर हो रहा है। अभी एक सेकंड, दूसरी घटना भी सुन लीजिए। हाँ, दूसरी घटना ये सुपुरवा है, ये गोविंदगढ़ थाना के अंतर्गत आता है। वो 22 साल का लड़का यूट्यूबर था, उसको एडिटोरियम हॉल में उसको सम्मानित किया गया था। और उसके दूसरे दिन ही उस सम्मान को वहाँ के लोगों ने पचा नहीं पाया, हत्या करके एक्सीडेंट बताया गया रात में। है सम्मानित, ये कौन सा विभाग किया था? एक कार्यक्रम हुआ था, हाँ, सांस्कृतिक कार्यक्रम, उसमें हुआ था। सांस्कृतिक कार्यक्रम में उसको, और हत्या करके उसको एक्सीडेंट बता दिया गया। और आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, लीपापोती कर रहे हैं। अभी आपने रघुराजगढ़ में देखा है कि अधिकारी कर्मचारी के ऊपर जो है सरहंगों ने जो है बंद कर दिया था। ये आपके संज्ञान में है पत्रकार भाई, सबके संज्ञान में। तो यहाँ हाँ, हम मानवतावादी लोग हैं, हम चाहते हैं कि इस तरह के अन्याय अत्याचार नहीं होना चाहिए। यदि अन्याय अत्याचार होता है तो पुलिस विभाग, प्रशासन संज्ञान ले, है ना, ताकि अपराध आगे न बढ़े। है, मेरा नाम है प्रभात वर्मा, मैं कुशवाहा समाज का वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ। मध्य प्रदेश में छात्र संघ चुनाव बहाल किए जाने की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। एनएसयूआई ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर तुरंत चुनाव कराने की मांग की है। मध्य प्रदेश में छात्र संघ चुनाव बहाल किए जाने की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। रीवा में एनएसयूआई के छात्र नेता अंकित सिंह गहरबार ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर तुरंत चुनाव कराने की मांग की है। छात्र संगठन एनएसयूआई की ओर से जारी पत्र में कहा गया कि छात्र संघ चुनाव बंद होने से छात्रों की आवाज़ दबाई जा रही है। अंकित सिंह गहरबार ने मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में लिखा है कि छात्र संघ चुनाव से विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता विकसित होती है और यही लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है। एनएसयूआई का कहना है कि पूरे प्रदेश में छात्र लगातार चुनाव बहाली की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई पहल नहीं की गई है।
में आज हम लोग ईडी साहब को ज्ञापन देने आए थे। माननीय मोहन यादव जी जब वो शिक्षा मंत्री थे तब वो छात्र संघ चुनाव कराने की बात करते थे, लेकिन अब वो वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, फिर भी छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं? आखिर उन्हें किस बात का डर है? कहीं इस बात का तो डर नहीं कि छात्र संघ चुनाव कराने से हमारी सरकार चली जाएगी, हम हार जाएंगे। सरकार छात्र संघ चुनाव कराने के नाम पे छात्रों से 2017 से छात्र संघ चुनाव बंद है, तो 8 साल हो गया छात्र संघ चुनाव बंद हुए। सरकार छात्र संघ चुनाव कराने के नाम पे कम से कम 10 करोड़ रुपए छात्रों से वसूल चुकी है, लेकिन छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं हो रहा? किस बात का डर है सरकार को? क्या नाम है? अंकित सिंह अग्रवाल, छात्र नेता NSUI रीवा। पेपर ये नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया का है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन है, इसको आज ही तत्काल प्रेषित कर दिया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, इनको जानकारी भी प्रेषित कर दी जाएगी। केवल छात्र संघ चुनाव की इसमें मांग है, जो राज्य स्तर से निर्णय होना, ये ज्ञापन भेज दिया जाएगा। छात्र हित को लेकर मांग थी कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा हर वर्ष छात्र चुनाव कराने के लिए छात्रों से फ़ीस वसूली जाती है और फ़ीस वसूलने के बाद छात्र संघ चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं। हमारा सरकार से प्रश्न है कि आखिर छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं? यहाँ TRS ठाकुर रणमल सिंह महाविद्यालय है, जहाँ छात्र संघ चुनाव कराए जाते थे और जो छात्र संघ अध्यक्ष रहते थे वो यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष विंध्य से प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। उसके बाद आखिर सरकार क्यों छात्र संघ चुनाव नहीं करा रही है? देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी, वहाँ पे हर वर्ष चुनाव कराए जाते हैं छात्र संघ, पर मध्य प्रदेश की सरकार आखिर क्यों नहीं करा रही है? वो चुनाव कराने से क्यों डरती है? भारत में कई राज्यों में छात्र संघ चुनाव कराए जाते हैं, पता नहीं क्यों मध्य प्रदेश सरकार छात्र संघ चुनाव कराने से डर रही है। किस बात का डर है कि आखिर युवा अगर जाग गया तो हो सकता है मध्य प्रदेश सरकार, बीजेपी सरकार चुनाव हार जाएगी, क्योंकि युवा ही तख्त पलट करता है। इसी बात के डर से छात्र संघ चुनाव सरकार नहीं करा रही है। हम लोग इन्हीं मांगों को लेके एडी साहब को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपने आए हुए थे। नाम बताइए। रवि सुमित सिंह, प्रदेश सचिव NSUI। रीवा जिले में BLO की नियुक्ति को लेकर विवाद बड़ा हो गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत रोजगार सहायकों ने आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया है। रीवा जिले में BLO नियुक्ति को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत रोजगार सहायकों ने आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों के बावजूद नियम विरुद्ध तरीके से बाहरी लोगों की नियुक्ति की जा रही है। जनपद पंचायत रीवा के रोजगार सहायकों ने कहा है कि शासन के आदेशों के अनुसार BLO नियुक्ति में उन्हें प्रथम प्राथमिकता दी जानी चाहिए, लेकिन निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों द्वारा इसका पालन नहीं किया जा रहा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि प्रक्रिया को रोककर नियमानुसार नियुक्ति की जाए। निर्वाचन आयोग का आदेश है, 10 जून को निर्वाचन आयोग का आदेश आया है कि BLO की नियुक्ति के संदर्भ में गाइडलाइन जारी की गई है। इसमें रेगुलर कर्मचारी, स्थानीय कर्मचारी, जो रेगुलर कर्मचारी लगाई जाए, केंद्र सरकारी कर्मचारियों के लगाए। यदि उपस्थित नहीं है तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, अनुबंध शिक्षकों, केंद्र सरकारी कर्मचारियों को लगाया जाए। इसी के तारतम्य में मीटिंग हुई थी तो रायसेन कलेक्टर ने एक आदेश भी जारी किया है कि ये आदेश जारी किया है इन्होंने 7 अगस्त को कि BLO की नियुक्ति के संदर्भ में निर्देश है कि ग्रुप C कर्मचारियों में से BLO के रूप में नियुक्त किया जाए। इसमें दिया है साफ साफ कि आयोग द्वारा BLO के संदर्भ निर्देशित किया गया है ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, वार्ड प्रभारी या नगर परिषद के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को BLO के रूप में नियुक्त न किया जाए। तो निर्वाचन आयोग का निर्देश है कि सचिव को, GRS को BLO या निर्वाचन कार्य में न रखा जाए। हम मनरेगा के कर्मचारी हैं, मनरेगा परिषद ने हमें अंशकालीन कर्मचारी माना है और उन्होंने साफ निर्देश दिया है कि इनको निर्वाचन कार्य से दूर रखा जाए, रोजगार सहायक को। लेकिन यहाँ स्थानीय व्यवस्था है, बिना ऊपर के निर्देश का पालन न करते हुए स्थानीय रूप से हम लोग को जबरदस्ती ड्यूटी लगाई जाती है। आज गुड़ विधानसभा में BLO को बुलाया गया है, लेकिन BLO के रूप में GRS को निर्देश नहीं है कि वहाँ उपस्थित हों, लेकिन यहाँ स्थानीय रूप से बुलाया जाता है कि गुड़ विधानसभा के सभी GRS रायपुर करचुलियान में उपस्थित हों, वहाँ किसी मंगल भवन में उपस्थित हों। हम लोग यहाँ रीवा के हैं, यहाँ से सिमरिया हमको 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर सिमरिया में जाना पड़ता है BLO के रूप में निर्वाचन आयोग का कार्य करने के लिए। SIR की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, लेकिन इसको लेकर अब तरह तरह की भ्रांतियां फैलने लगी हैं। देखिए ये रिपोर्ट। देश भर में जल्द ही SIR प्रक्रिया शुरू होने वाली है। प्रदेश में भी इसकी औपचारिकताएं लगभग पूरी कर ली गई हैं, लेकिन इसके पहले ही प्रदेश में कई जिलों में इसको लेकर तरह तरह की भ्रांतियां फैलने लगी हैं। लोगों में भ्रम है कि ये प्रक्रिया किसके लिए है, इसका क्या असर होगा और क्या इससे आम नागरिकों को परेशान होना पड़ेगा। इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमने कलेक्टर रीवा प्रतिभा पाल और नगर निगम अध्यक्ष वेंकटेश पांडे से खास बातचीत की। ऐसा कुछ नहीं है, इसमें गलत भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं।
SIR की एक प्रक्रिया है और कोई ये पहली बार नहीं हो रही, 2003 में भी SIR हुआ था। जिन लोगों का 2003 की वोटर लिस्ट में इपिक नंबर एक होता है, उनका नाम होगा, जिनका है वो तो हो ही जाएगा। अगर उनके बाद उनके बच्चे हैं, पोते हैं, तो 2003 का जो इपिक नंबर उनके बाबा का, पर बाबा किसी का होगा, उसके आधार पे एक फॉर्म भराया जाएगा और सबके नाम जोड़े जाएंगे। ये SIR किसी का नाम काटने के लिए नहीं हो रहा है। बहुत जगह क्या है, बहुत से लोग इस रीवा से बाहर चले गए हैं, गुजरात चले गए, आंध्रा चले गए, तो उनको भी फॉर्म दिया जाएगा, वो कहाँ रहना चाहते हैं। एकदम मुस्लिम समाज को ये भ्रांति फैलाई जा रही है। ये समस्याएं जो देश का बॉर्डर है, बंगाल है और इधर आपका आसाम तरफ है, जो घुसपैठिए आए हैं, ये उनको लेके वहाँ हो सकता है। अपने मध्य प्रदेश में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है, सबका व्यवस्थित नाम जोड़ा जाएगा। एक भी मतदाता को, ये शासन का और चुनाव आयोग का ये निर्णय है कि कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर का हो गया है वो मतदाता सूची से बाहर न रहे, वो मतदाता सूची में रहेगा। और मैं मुस्लिम भाइयों को भी अपील करता हूं कि बिल्कुल परेशान ना हो, किसी का नाम ये काटने की प्रक्रिया नहीं हो रही है। ये 2003 में जो प्रक्रिया हुई थी उसी हिसाब से देश में होता रहता है, हो रहा SIR को लेकर काफी भ्रांतियां हैं, लोगों को डर है कि वो देश निकाला रहता दिया जाएगा, मामला क्या है? SIR की जो प्रक्रिया है वो बेसिकली इस चीज़ को लेकर के चलाई जा रही है कि हमारे जितने भी ऐसे मतदाता हैं जिनका नाम अपनी मतदाता सूची में होना चाहिए, जो अपने मतदान केंद्रों की सीमा में रहते हैं, और इसके लिए 2 प्रक्रियाएं जो निर्धारित की गई हैं जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं, और इसमें किसी को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इसकी जो प्रक्रिया रहेगी वो इस प्रकार से रहेगी कि हमारे अभी वर्तमान में वोटर लिस्ट में जितने भी मतदाता हैं, अपने ज़िले में जो 6 विधानसभाएं हैं उनमें 13 लाख से अधिक मतदाता पूरे ज़िले भर में है। इन मतदाताओं की मैपिंग हम लोग 2003, जो कि उस तात्कालीन समय में जब SIR हुआ था, उसकी एक मतदाता सूची है, उससे हम लोग मिलान करके एक मैपिंग कर रहे हैं कि कितने ऐसे मतदाता हैं जिनके नाम तात्कालीन समय भी मतदाता सूची में थे। दूसरी कैटेगरी ऐसी है जो कि 40 वर्ष से कम की जिनकी आयु होगी, जाहिर सी बात है कि उसके बाद की हो सकता है उनका जन्म हो, तो ऐसे मतदाताओं को उनके परिवार के सदस्यों के माध्यम से, चाहे वो पैटर्नल साइड में, चाहे उनके चाचा हो सकते हैं, ताऊ हो सकते हैं, उनके घर परिवार के दादाजी हो सकते हैं, जिनका नाम तात्कालीन समय की मतदाता सूची में होगा, तो उससे हम लोग मिलान करेंगे। इस प्रक्रिया के बाद ये तो टेबल टॉप एक्सरसाइज है, यानी हम लोग डेटा का डेटा से मिलान कर रहे हैं। दूसरा जो इसमें इम्पोर्टेंट विषय है वो है 4 तारीख से जो हमारे BLO प्रत्येक घर में जाएंगे और सभी को एक इन्यूमरेशन फॉर्म देंगे, और उस फॉर्म में प्रत्येक मतदाता की कुछ जानकारियां कि वर्तमान में उनका नाम, उनकी किस मतदान केंद्र में उनका नाम जुड़ा हुआ है, उनका वोटर ID क्या है, ये सभी चीज़ें प्री प्रिंटेड रहेंगी फॉर्म में। शेष जानकारियां कि 2003 के समय, यही जो मैंने आपको पहले बताई कि उनका नाम, उनके माता पिता का नाम या उनके परिवारीजनों का नाम 2003 की मतदाता सूची में था, उसको उनको अंकित करना होगा। ये सभी फॉर्म कलेक्ट किए जाएंगे और इन सभी फॉर्म के कलेक्शन के बाद में एक ड्राफ्ट सूची बनेगी। उस ड्राफ्ट सूची पे दावे आपत्तियां प्रकाशित किए जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि उसका नाम छूटा हुआ है, तो उनको ला करके 2003 में उनके किस परिवारीजन का नाम या उनका नाम किस नंबर पे था वो जानकारियां देनी होंगी, और इस प्रकार से फाइनल सूची बनेगी। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि हमारे जितने भी मतदाता यहाँ पर रहेंगे, यानी रीवा में रहेंगे, रीवा में अपनी विधानसभाओं में अपने इन्यूमरेशन फॉर्म्स जमा करेंगे, उनका नाम तो ऑटोमेटिकली रहेगा ही। इसके अलावा कुछ लोग यदि बाहर हैं तो उसके लिए एक ऑनलाइन प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है कि संबंधित व्यक्ति जहाँ पर भी है वहाँ अपना वो फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी जो भी रेलिवेंट जानकारियाँ हैं वो भर करके फॉर्म जमा कर देंगे, और उसको फिर हमारे जो ERO, संबंधित SDMs और AERO तहसीलदार है, उनका परीक्षण करके उनके भी नाम उसमें सम्मिलित किए जाएंगे। और इसमें यदि इस प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति का नाम किसी कारण से ड्राफ्ट सूची में सम्मिलित नहीं हो पाता है, तब भी उनके पास में ये ऑप्शंस रहेंगे कि वो आगे फॉर्म 6 भर करके अपना नाम जुड़वा सकेंगे। बस प्रक्रिया इतनी सी रहेगी कि फॉर्म 6 भरते समय उनको एक शपथ पत्र भी देना पड़ेगा और अपनी जानकारियां बतानी पड़ेंगी कि 2003 के समय उनका नाम या उनके परिवारीजन का नाम किस जगह की सूची में, ताकि हम लोग एक लिंक बेसिकली वर्तमान मतदाता का 2003 की मतदाता सूची से एस्टैब्लिश कर सकें। ये दस्तावेज बनवाने के लिए हुआ मसीह, खासकर मुस्लिम समाज काफी भयभीत है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? वर्तमान में जो ये प्रक्रिया हो रही है, तो जो हम लोग इन्यूमरेशन फॉर्म लेंगे उसमें किसी भी व्यक्ति को कोई दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं है। इन्यूमरेशन फॉर्म में अपनी जानकारियां देनी है, और यदि उनका
संबंध हमारी 2003 की मतदाता सूची से स्थापित हो जाता है तो किसी भी व्यक्ति से कोई भी दस्तावेज नहीं लिया जाएगा। किंतु जो लोग अपना इन्यूमरेशन फॉर्म भर के जमा नहीं करेंगे, ऐसे लोगों को जो भी संबंधित ईआरओ हैं उनके माध्यम से नोटिस जारी होंगे और उनको दस्तावेज ला करके अपना ये परीक्षण कराना होगा। क्योंकि अपने जो मतदाता हैं उनमें अभी जो हम लोगों ने एक्सरसाइज की है, अपने यहाँ 80% के आसपास जो मतदाता हैं वो अभी वर्तमान में उनकी लिंकिंग टेबल टॉप एक्सरसाइज में वो मतदाता मिल जा रहे हैं और 20% भी मुझे उम्मीद है कि ये डेटा लगभग 95% तक जाएगा कि हमारा प्रत्येक मतदाता हमारी मतदाता सूची में लगभग मिल जाएगा। ये जो 5% बचेंगे उनका फिर हम लोग घर घर जा करके परीक्षण करके मिलान करेंगे। तो इसमें किसी को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति पात्र मतदाता होगा उसका नाम 100% मतदाता सूची में रहेगा, जो अपात्र होंगे उनका नाम इस मतदाता सूची से अलग किया जाएगा। पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत रीवा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भेजकर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। रीवा के पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत ने 3 नवंबर 2025 को जिला कलेक्टर के माध्यम से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक आधिकारिक पत्र भेजा है। पंचायत का कहना है कि छत्तीसगढ़ के एक युवक अमित ने सोशल मीडिया पर सिंधी समाज के आराध्य भगवान झूलेलाल के प्रति अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। पंचायत ने सरकार से मांग की है कि युवक के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके। पंचायत के अध्यक्ष प्रहलाद सिंह और महासचिव शंकर सानी ने पत्र में यह भी लिखा है कि सोशल मीडिया पर धर्म और समाज के नाम पर नफरत फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बघेल ने झूलेलाल साईं के विरुद्ध अपमानजनक शब्द कहे हैं और ये अच्छी बात नहीं है। और पूर्व में वो भगवान महाराज अग्रसेन के खिलाफ भी और दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के खिलाफ भी वो इस तरीके से बयानबाजी कर चुके हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारा देश जो है हर धर्म और अनेकता में एकता के मार्ग पे चल रहा है। उसमें ये बातें अच्छी नहीं है। इसमें शासन को कड़ा एक्शन लेना चाहिए और उसके अमित बघेल को कार्रवाई करनी चाहिए। इसीलिए हम लोग उसके लिए कलेक्टर मैडम को ज्ञापन देने आए। समाज को लेकर किस तरह का बयान उनके द्वारा दिया गया था, क्या बोला गया है? वो एक अभद्र टिप्पणी है जो कही नहीं जा सकती है इस तरीके से, लेकिन अभद्र टिप्पणी है। किसी के इष्ट देवता हैं, किसी के खिलाफ इस तरीके की अपशब्द बोलना, बयानबाजी करना, एक वो वहाँ के वातावरण खराब करना है, तनाव पैदा करना है, आपस में एक कटता पैदा करनी है। ये इन लोगों का अपना राजनीतिक स्वार्थों के पीछे ये सब ऐसी बातें करते हैं, उसकी वजह से माहौल बिगड़ता है। इसलिए हम केंद्रीय गृह मंत्री को एक ज्ञापन दे रहे हैं, जो कलेक्टर मैडम के माध्यम से दे रहे हैं, और हम चाहते हैं इसमें उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो। जिस तरीके से इस टाइप के असामाजिक लोग देश की एकता में सौहार्दपूर्ण वातावरण को खराब न करें और एक देश का माहौल सौहार्दपूर्ण और मर्यादा अनुसार देश चलता रहे और सब लोग मिलकर देश की एकता और अखंडता को मजबूत करें, ये सबका कर्तव्य है। इसमें ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करना जरूरी है। इसीलिए हम लोग कलेक्टर मैडम को विज्ञापन देने आए हैं। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। दीपावली के शुभ अवसर पर रीवा ज्वेलर्स पेश करते हैं ज्वेलरी धमाका, निश्चित उपहार। जी हां, रीवा ज्वेलर्स की सबसे पुरानी दुकान पर विशेष ऑफर्स उपलब्ध हैं। प्रीमियम ज्वेलरी पर मात्र 7% चार्ज। अरे भाई, चांदी की मूर्ति और बर्तन भी उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7898261339 और 6265511369 पर। जी हां, दीपावली के शुभ अवसर पर अब रीवा ज्वेलर्स पेश कर रहे हैं हॉलमार्क ज्वेलरी की 100% वापसी। तो आज ही पधारें रीवा ज्वेलर्स, फोर्ट रोड, सिंधी चौराहा। लोकायुक्त ने रायपुर करचुलियान बीएलओ और सुपरवाइजर को 8,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया है। शिकायतकर्ता जयप्रकाश गुप्ता निवासी ग्राम पोस्ट हटवा, तहसील रायपुर करचुलियान द्वारा दिनांक 9 अक्टूबर को लोकायुक्त कार्यालय रीवा में शिकायत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उल्लेख किया गया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायपुर करचुलियान जिला रीवा के बीएमओ कल्याण सिंह एवं बाबू शिवशंकर तिवारी द्वारा फर्स्ट एड क्लिनिक चलाने की अनुमति देने के एवज में 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग की जा रही है।
शिकायत मिलने पर लोकायुक्त संभाग रीवा के पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार पाटीदार द्वारा सत्यापन कराया गया। शिकायत सही पाए जाने पर आज 3 नवंबर को पुलिस अधीक्षक के निर्देश में टीम गठित कर डॉक्टर कल्याण सिंह BMO और शिव शंकर तिवारी सुपरवाइजर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायपुर करचुलियान को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायपुर करचुलियान में ही 8,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया गया। आरोपियों के विरुद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधन अधिनियम 2018 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। टीम द्वारा कार्रवाई की जा रही है। पोस्ट हथवा तहसील रायपुर करचुलियान के द्वारा शिकायत की गई थी कि डॉक्टर कल्याण सिंह और एवं श्री शिवशंकर जो सुपरवाइजर हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायपुर करचुलियान में, इनके द्वारा उनको फर्स्ट एड क्लिनिक चलाने की अनुमति देने के लिए 10,000 रुपये की मांग की जा रही थी। शिकायत के बाद श्री सुनील पाटीदार सर के द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा शिकायत का सत्यापन कराया गया और आज उनको 8,000 रुपये की राशि देते हुए ट्रैप किया गया। पहले भी पैसा लिया गया था? पहले का लिया गया था, पहले पैसा लिया गया था उनके द्वारा जी। क्लिनिक कहाँ संचालित करना चाहते थे? क्लिनिक उनका वही रायपुर करचुलियान में संचालित। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। इस प्रतिष्ठान के अंतर्गत संचालित है पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मान्यता प्राप्त फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, जहां संचालित हो रहे हैं B फार्मा 4 वर्षीय और D फार्मा 2 वर्षीय जैसे प्रोफेशनल कोर्स। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ लॉ, मान्यता प्राप्त बार काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से, जहाँ उपलब्ध है देश के भविष्य निर्माता विद्यार्थियों के लिए BCom LLB, BBA LLB, BA LLB 5 वर्षीय, LLB 3 वर्षीय और LLM 2 वर्षीय जैसे रोजगार परक पाठ्यक्रम। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट अप्रूव्ड बाय AICTE, जहां संचालित है हाईली डिमांडेड MBA 2 वर्षीय कोर्स। साथ ही पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा का एकमात्र संस्थान जहां AICTE से मान्यता प्राप्त BBA और BCA जैसे तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित है। रेगुलर कोर्सेज में BCom, BSc, BA तथा स्नातकोत्तर स्तर पर MA हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, MSc केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और PGDCA डिप्लोमा भी उपलब्ध है। यहाँ शिक्षण कार्य नेट, सेट व PhD धारक प्राध्यापकों द्वारा कराया जाता है। साथ ही उच्च गुणवत्ता की प्रयोगशालाएं, फार्मेसी लैब, बायोटेक्नोलॉजी लैब, कंप्यूटर लैब, मूट कोर्ट और विशाल पुस्तकालय संस्थान की विशेषताएं हैं। बौद्धिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, खेल गतिविधियों हेतु इंडोर और आउटडोर स्टेडियम, जहां शिक्षा के साथ संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास सुनिश्चित है। सो प्लीज विजिट पेंटियम पॉइंट वेयर विजन मीट्स एक्सीलेंस। एडमिशन ओपन, सो विजिट टुडे पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा। जी हाँ, विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। यस, वन एंड ओनली पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा। संजय गांधी अस्पताल में चोरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। देर रात बाढ़ में भर्ती मरीजों के परिजनों के 6 मोबाइल फोन चोरी हो गए। रीवा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। संजय गांधी अस्पताल में चोरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। देर रात बाढ़ में भर्ती मरीज के परिजनों के 6 मोबाइल फोन चोरी हो गए। घटना रात के 2 बजे के बाद की है। परिजन सो रहे थे, इसी दौरान अज्ञात चोरों ने मौका पाकर मोबाइल चोरी कर लिए। अस्पताल में तैनात सुरक्षा गार्ड्स की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। परिजनों का आरोप है कि जैसे ही रात होती है चोर सक्रिय हो जाते हैं और अस्पताल परिसर असुरक्षित हो जाता है। पीड़ितों की शिकायत पर अमहिया थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं, लेकिन अभी तक चोरों का सुराग नहीं लग सका है। सवाल यह है कि शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में सुरक्षा के दावे कितने पुख्ता हैं? क्या प्रशासन मरीजों और परिजनों की सुरक्षा को लेकर अब भी गंभीर होगा या आगे भी इसी तरह की घटनाएं जारी रहेंगी? क्या है अपने परिवार को क्या हुआ रात में? हमने 1:30 बजे तक जाग रहे थे, तो मैंने देखे यहाँ में हमारा सब कुछ सही था। उसके बाद लाइट भी चालू था। 1:30 बजे बाद लाइट यहाँ बंद हुआ है। उसके बाद सुबह हल्ला होने लगा तो मेरा मोबाइल गायब हुआ है, तो मैंने अपना चेक किया, मेरा भी गायब हो गया। लगभग कितने लोगों के यहाँ चोरी हुआ रात में मोबाइल? लगभग कोई 5-6 लोग को चोरी हुआ है जी। तो यहाँ सुरक्षा गार्ड नहीं था रात में? नहीं, सब लोग बैठे थे। डर के मारे मैंने जेब में पैसा भी था, मैं डर के मारे गेट पे सो रहा था। अच्छा, सुरक्षा गार्ड जो यहाँ अस्पताल में लगी वो नज़र नहीं आई? नहीं, सब लोग बैठे हुए थे यहाँ पे, बैठे थे। नाम में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।